बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपका मेज़बान फ़हीम अख्तर मलिक। मेरे साथ पैनल में जायद खोकर और मुमताज़ बंगिश मौजूद हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 3 मुख्तलिफ खबरें हैं, 3 मुख्तलिफ शहर हैं, लेकिन तीनों के पीछे एक ही बड़ा सवाल है: अवाम के वसाइल, अवाम की ज़मीन और अवाम का पैसा। आखिर इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है? आज कराची से महकमा तालीम में भर्तियों का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां 382 खाली असामियों पर 700 से ज़ायद अफराद भर्ती कर दिए गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के बड़े शहरों का फैलाव ज़री ज़मीन के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। और क्वेटा से खबर है कि महकमा आपाशी की कीमती सरकारी गाड़ियों और भारी मशीनरी की मुबैना तौर पर इंतहाई कम कीमत पर नीलामी के मामले में एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन, जिला कुरंगी के महकमा तालीम में भर्तियों के मामले ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। दस्तावेज के मुताबिक जिला कुरंगी में 382 खाली असामियों पर 700 से ज़ायद अफराद को भर्ती किया गया है और हैरानकुन तौर पर असामियों से ज़ायद भर्तियों के बावजूद इसका सिलसिला अभी तक जारी है। मामला सिर्फ तादाद तक महदूद नहीं। दस्तावेज के मुताबिक एक ऐसे नौजवान को भी मुलाजमत दी गई जिसकी 2021 में उम्र सिर्फ 16 बरस थी। इसके अलावा स्कूलों के हेड मास्टर्स ने भी सवाल उठाया है कि जब स्कूल्स में असामियाँ ही मौजूद नहीं तो नए भर्ती होने वालों को कहाँ तैनात किया जाएगा। इस खबर की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं कराची से अपने नुमाइंदे कासिम खान। कासिम, ये बताइए कि 382 खाली असामियों पर 700 से ज़ायद भर्तियां कैसे हो गईं? क्या महकमा तालीम के पास इस इजाफी भर्ती की कोई कानूनी या इंतजामी वजाहत मौजूद है? खबर की मुकम्मल तफसील बताएं। ये 2021 में सूबाई महकमा तालीम ने कराची की मुख्तलिफ ज़िला में खाली असामियों पर भर्तियों के लिए एक इश्तार दिया था, जिसमें ग्रेड 1 से 4 ग्रेड के मुलाजमिन शामिल थे। इन मुलाजमिन में ड्राइवर, नायब कासिद, लेब अटेंडेंट और दीगर सैनिटरी वर्कर वगैरह शामिल थे, जिसमें ज़िला कुरंगी के लिए 382 असामियाँ खाली थी, उनके लिए इश्तार दिया गया था। लेकिन बदकिस्मती से जो मौजूदा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर है इमदाद लाशारी, उन्होंने 382 के बजाय 700 से ज़ायद भर्तियाँ कर चुके हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर सिंध सर्विसेज हॉस्पिटल को जो मेडिकल फिटनेस के सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए फ़रिश्ते भेज रहे हैं। जो सिंध सर्विस हॉस्पिटल की एमएस है, उन्होंने तंग आकर ख़त लिखा कि एक बार जितनी भी आपकी जो फ़रिश्ते हैं एक ही साथ भेज दें, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर फ़रिश्ते आ रही हैं और कोई सर्टिफाइड लिस्ट हमारे पास मौजूद नहीं है। लिहाजा उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी के वो हेड थे डिप्टी कमिश्नर कुरंगी, उनको भी ख़त लिखा है और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर कुरंगी को भी ख़त लिखा है उन्होंने। और जो एक और मेंबर थे उसके सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे, सेक्शन ऑफिसर थे एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के, उन सबको ख़त लिख के उन्होंने एक ही साथ जो है तमाम मुलाजमीन जो आपने रिक्रूट किया है उनके फ़रिश्ते फराहम करने के लिए कहा है। तो कासिम, ये जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं इमदाद लाशारी साहब, इनके ख़िलाफ़ ख़बर के मुताबिक पहले भी शिकायत भी थी और महकमाना कार्रवाइयों का भी रिकॉर्ड सामने आ गया है। तो ये अभी तक क्यों मौजूद हैं? कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अब जो हेड मास्टर्स ने और असातिज़ा ने कमीशन, धमकियों और इमारतें गिराने जैसे संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, क्या इनके ऊपर कोई तहकीकात शुरू हुई हैं? देखिए, कुल खाली असामियाँ थी जो वो 382 के करीब थी, लेकिन जो एक्सेस जो उन्होंने भर्तियाँ की हुई हैं वो तकरीबन 300 ज़्यादा की हैं। हमारे इतला के मुताबिक और जो शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं उनके मुताबिक 700 से ज़ायद वो भर्तियाँ अब तक कर चुके हैं। और खाली होता ये है कि जो एसएनई में खाली असामियाँ होती हैं स्कूलों में, उनको पूरी किया जाता है, उस एक्सेस आप कभी भर्ती कर नहीं सकते। तो इन्होंने जो 300 साढ़े 300 इजाफी भर्तियाँ की हैं, ज़ाहिर बात है उनको मुख्तलिफ स्कूलों में ये भेजेंगे, एडजस्ट करेंगे। और जो हेड मास्टर्स हैं और जो बेसिक जिनके पास उन्होंने भेजना है और स्कूलों में जो खाली असामियाँ हैं हेड मास्टर्स को पता है, तो वो उनसे ज़ायद जो असामियाँ जो खाली असामी से ज़ायद उन्होंने भेजा कि जिनको आप ज्वाइनिंग दे दें। तो हेड मास्टर्स ने एतराज़ उठाया कि हमारे पास इतनी असामियाँ खाली नहीं हैं। जब आप नाम से फ़रिश्ते मांगी थी तो उस वक्त हमने जो फराहम की थी, आप उससे डबल बंदे भेज रहे हैं। लिहाजा इस पर नज़रसानी की जाए और जो हमारे पास खाली असामी उतने ही लोग भेजे जाएँ। जिस पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कुरंगी गुस्से में आ गए। उन्होंने जो है वो हेड मास्टर्स को शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं और उनको धमकियां दे रहे हैं कि उनके खिलाफ तादबी कार्रवाई की जाएगी। इनकी धमकियों के खिलाफ जो है जो हेड मास्टर्स हैं स्कूलों के, उन्होंने वज़ीर तालीम सूबा वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह को ख़त लिखा है
कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर है वो गैर कानूनी इकदाम कर रहे हैं और हमें भी मजबूर कर रहे हैं गैर कानूनी इकदाम करने के लिए, लिहाजा हम नहीं करेंगे, अब उनके खिलाफ सख्त एक्शन लें। दूसरी जानिब जो हेडमास्टर ने इल्ज़ाम लगाया वो ये है कि उन्होंने तकरीबन कोई 7 के 8 गवर्नमेंट के स्कूल हैं जिनको अगर बिल्डिंग वो होती है, बोसीदा होती है या खिस्ता हो जाती है तो उसको तोड़ने के लिए या नहीं, उसके लिए वर्क्स डिपार्टमेंट से, सेक्रेटरी तालीम से, मिनिस्टर से परमिशन ली जाती है स्कूल को मुनज़्ज़म करने के लिए। तो हेडमास्टर का इल्ज़ाम है कि उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं की और ये स्कूल की जो इमारतें मुनज़्ज़म करने के बाद जो वहाँ से सरिया, दरवाजे और जो दीगर जो मटेरियल होता है कंस्ट्रक्शन का, वो बगैर किसी टेंडर के, बगैर किसी उसके आला अफसर के अप्रूवल के उन पर इल्ज़ाम ये है कि वो फ़रोख्त कर रहे हैं। इस सिलसिले में जो मॉडल कॉलोनी में एक स्कूल तोड़ा था, वहाँ का जो यूसी का चेयरमैन है उन्होंने बाकायदा छापा मार के जो ट्रक लोड हो रहा था और ट्रक समेत जो है वहाँ का जो टाउन एजुकेशन अफसर खुद को कहलाते हैं, एक साहब हैं साकिब नाम है, फात शरीफ के नाम से मशहूर हैं, उन समेत जो है वो ट्रक उठा के उन्होंने पुलिस को हवाले कर दिया था कि इनके खिलाफ FIR काट के कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन ताहाल कोई इस तरह की कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है। कासिम, ये बताइएगा कि आपने अपनी खबर में ये मेंशन किया है कि एक ऐसे शख्स को भी भर्ती किया गया है जिसकी उम्र 2021 में 16 साल थी, तो क्या उस वक्त वो अहलियत रखते थे और क्या अब वो केस कैसे सामने है, उसकी ज़रा तफसील बताएं। जी देखें, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए 18 साल उम्र ज़रूरी होती है। 18 साल से कम उम्र जो नाबालिग लोग होते हैं उनको नौकरी नहीं दी जा सकती, क्योंकि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक 18 साल की उम्र में शनाख्ती कार्ड बनता है और शनाख्ती कार्ड बनने के बाद जो है वो आप मुलाजमत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। तो इसमें एक शख्स ऐसा है जो 2021 में जब इश्तार आया था उसकी अप्लाई करने की जाहिर बात है उम्र कम से कम 18 साल ही होगी, लेकिन वो 18 साल की उम्र अभी जो उन्होंने मेडिकल करके 2026 में मेडिकल सर्टिफिकेट जो जारी किया सिंध सर्विसेज हॉस्पिटल के MS ने, उस मेडिकल सर्टिफिकेट में उनकी उम्र जो है 21 साल लिखी हुई है। इस हिसाब से 2021 में उस उम्मीदवार की जो उम्र है वो बनती है 16 या 15 साल के करीब बनती है। तो 15 और 16 साल की उम्र का जो शख्स है वो किसी भी सरकारी मुलाजमत के लिए अप्लाई करने के अहल भी नहीं होता है। लेकिन सतम ज़रीफ़ी ये है कि इमदाद लाशारी ने उनकी उम्र भी नहीं देखी, क्योंकि असल में हुआ ये था कि 2021 में इश्तार आया था, तो 2021 में जी उनको शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ था, तो बीच में गैप इस तरह आया कि 2021 में जब इश्तार आया उसके बाद 2022 में वो जो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी बनी उन्होंने 382 उम्मीदवारों को फाइनल करके लिस्ट महकमा तालीम को दे चुके थे। फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को एतराज़ था कि यहाँ पे जो है ना सियासी भर्तियाँ हुई हैं, इस बात पे जो है ना वो अदालत से उन्होंने रिव्यू किया। अदालत में 2-3 साल केस चलता रहा। 2-3 साल केस चलने के बाद 2025 में अदालत ने फैसला दिया कि जो डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट कमेटी ने जिन लोगों को फाइनल किया था मेरिट पे उनको नौकरी दी जाए। तो इस बीच में जो गैप आया 4-5 साल का, जो गैप के से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए इमदाद लाशारी ने अपने मनपसंद लोगों को जो 300 साढ़े 300 जो इजाफी भर्तियाँ की हुई हैं उनमें अपने मनपसंद लोगों को नवाजा। इसके अलावा हेडमास्टर ने यह भी इल्ज़ाम लगाया, जो ख़त लिखा है सूबाई वज़ीर तालीम को, उनका कहना है कि फ़ी उम्मीदवार जो है वो 7 लाख रुपए रिश्वत वसूल की गई है, लिहाजा इनके खिलाफ एक्शन ली जाए। तो ये जो बीच में 300-साढ़े 300 लोग हैं उनमें या तो सिफारिशी होंगे या तो सिफारिश की या रिश्वत की बुनियाद पर भर्ती हुए होंगे। तो जो शख्स हम जिक्र कर रहे हैं उनकी उम्र उस वक्त जो है 2021 में 16 साल से भी कम थी, उनको भी नवाजा है। अभी तक ताल जो है ना एंटी करप्शन ने, ना नेब ने, ना सूबाई महकमा तालीम ने, किसी ने भी इमदाद लाशारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ये कासिम सिर्फ इमदाद लाशारी साहब जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं इस ज़िले के, क्या वो सिर्फ अकेले ये सारा काम कर रहे हैं या बाकी लोग या ऑफिसर्स भी उनमें शामिल हैं, और कोई पॉलिटिकल लिंक्स हैं इनको किस सियासी जमात की सपोर्ट हासिल है? जी देखें, अकेला तो कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन जो इतना बड़ा नहीं होता, अकेले इतने बड़े करप्शन करें 350 ये तकरीबन 40-50 करोड़ रुपए का करप्शन है। ये असल में ये जो इमदाद लाशारी हैं ये हैबिचुअल क्रिमिनल हैं। इससे पहले दादू में तैनात थे, दादू डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे इनके खिलाफ एक इंक्वायरी कंडक्ट हुई थी। इस इंक्वायरी के मुताबिक उन्होंने डिस्ट्रिक्ट दादू में जो एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन है, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन है, उनकी जाली दस्तखतों से 200 से ज़ायद जो है वो अफराद को भर्ती करके
और जो अकाउंट अफसर हैं वहाँ महकमा तालीम के, उनके मेल मिलाप से जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा का करप्शन कर चुके हैं। उनको बाकायदा शोकाज नोटिस मिला, उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया। मगर ये एक पूरा जो है सिलसिला होता है नीचे से ऊपर तक, तो वो उसके बाद ये दोबारा बहाल भी हो गए और वापस कराची ट्रांसफ़र भी हो गया उनके। यहाँ के मुख्तलिफ उहदों पे रहे। इस वक्त जो है ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर कोरंगी हैं। तो ये पूरा एक माफिया होता है। ये अकेला तो किसी उसके अफसर के बस का काम नहीं होता इतना बड़ा करप्शन करके उसको हजम करें। तो ये लाइन आगे तक चली जाती है। वैसे सरदार शाह जो है वो काफ़ी बेहतर मिनिस्टर हैं, और अब तक मैंने अपना 26 साल कैरियर में जितने एजुकेशन मिनिस्टर देखे उनमें से बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और उनमें से निस्बत ईमानदार भी हैं। तो अभी ये ख़त लिखा है इनको हेडमास्टर्स ने कि इस मामले की तहकीकात की जाए। अब देखना ये है कि सरदार शाह साहब जो हैं वो इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं। बहुत शुक्रिया कासिम खान साहब, आपने बड़ी तफसीलात से हमें अपडेट किया। नाज़रीन, सवाल यहाँ सिर्फ 382 या 700 भर्तियों का नहीं है। सवाल ये है कि अगर सरकारी इदारे में मंजूर शुदा असामियों से कहीं ज़्यादा भर्तियाँ हो सकती हैं तो फिर मेरिट, कवायद और सरकारी ख़जाने का क्या होगा। जायद खोकर साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ। अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त साबित होते हैं तो क्या ये सिर्फ एक अफसर की मुबैना बेज़ाब्तगी है या पूरे निज़ाम की नाकामी है? क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में भर्ती अफरीदा एक फ़र्द अकेला तो नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। और सिर्फ ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का मसला नहीं होगा, मेरे ख्याल से सिंध भर से इस तरह से मामला सामने आते रहते हैं। अगर वैकेंसीज़ होती हैं 50-100, तो यही अफसरान जो हैं वो इतने ज़्यादा भर्ती कर लेते हैं कि ये 7 लाख से 10 लाख रुपए, चाहे कासिम खान साहब को जो है 7 लाख तक कोई फिगर मिली हो, इससे भी ज़्यादा पैसे जितने लोग उम्मीदवार दे सकते हैं उन्होंने कलेक्ट किए होंगे, तो ये करोड़ों रुपए बन जाते हैं। और ये सिंध भर में है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले जो खबर आई है मीरपुर खास में भी कि 6 जो टीचर्स हैं उनकी फ़ेक भर्ती किए गए, उनकी तनख्वाहें जारी की गई। एक मिली भगत होती है तमाम अजला के अंदर, जो ट्रेजरी अफसरान होते हैं उनके साथ मिली भगत होती है। वो इस तरह के जाली जो मुलाजमीन हों या असातिज़ा हों, अभी असातिज़ा के मामला जो है काफ़ी हद तक रुक गए हैं। उनका एक प्रोसेस जो है उन्होंने ऐसा बना दिया है कि अब कोई ऐसे नहीं भर्ती हो सकता है। मगर उसके बावजूद भी मीरपुर खास में ये मामला सामने आया, और कई ऐसे मुलाजमीन हैं जिनको फेक होती हैं, कभी ज़िंदगी में उन्होंने एक इंटरव्यू भी नहीं दिया होगा, इस सारे प्रोसेस को उन्होंने अडॉप्ट ही नहीं किया होगा, मगर उसके बावजूद उनको मुलाजमतें दी जाती रही हैं इसी मिली भगत के दौरान। अब चूँकि बिल्कुल कासिम खान साहब सही फरमा रहे थे कि सरदार शाह जो है मजबूरी तौर पर सिंध काबीना में एक अच्छे वज़ीर हैं, और उसके सेक्रेटरी जाहिद हुसैन अब्बासी साहब जो हैं वो भी एक अच्छे रेपुटेशन के हामिल अफसर हैं। उनकी जानिब से एक मैकेनिज़्म बनाया गया है, जिस तरह से सिंध भर में एक बायोमेट्रिक का सिस्टम बनाया गया है। हाँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर आती हैं, कभी कभी नेट वर्क काम नहीं करता है इंटरनेट का, तो उसमें प्रॉब्लम्स आती रहती है, मगर कोशिश की जा रही है कि इसको इस तरह एक साइंटिफिक बुनियादों पर डिपार्टमेंट बनाया जाए, आईटी में इसको शामिल किया जाए, ताकि इस किस्म की ये कोई महकमा तालीम में आज की बातें नहीं है, काफ़ी अरसे से इस किस्म की जो अफसरान की जानिब से हरकतें की जाती हैं तो उनको रोकने के लिए कोशिशें की जाती रही हैं। मगर बदकिस्मती की बात है कि इसके बावजूद भी इस तरह के अफसरान जो है, ज़िला कोरंगी का ये मामला, ये इंतहाई संजीदा मामला है, इसको बुनियाद बना के, क्योंकि जो हेड मास्टर्स थे उनकी जानिब से भी तहरीरी तौर पर लिखा गया है सूबाई वज़ीर साहब को, तो अब उन इसी शिकायत पर ये ज़रूरी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल इसी तरह से ही होता है कि आप जितने स्कूल्स हैं उनको आप जो है वो गिरा दें, उनका मलबा जो है मटेरियल है आप बगैर टेंडर के आप देते रहें। इस तरह की कुछ जो ये एजुकेशन वर्क के भी हम हमेशा जो उनकी करप्शन के जो मामलात होते हैं इनके मुतालिक भी बताते रहते हैं। तो एक इनकी मिली भगत होती है, और इसी मिली भगत के नतीजे में ये बिल्कुल एक किसी अफसर का नहीं होता है। ये तमाम अगर एजी ऑफिस की इन्वॉल्वमेंट हो, कुछ अफसरान की, इसी तरह से मुख्तलिफ जो और लोग हैं, मिसाल के तौर पर एक लिस्ट फाइनल कर दी गई है डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी की जानिब से,
तो फिर उसमें तोसी किस तरह से की जाती है? डेफिनेटली इसमें कुछ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के भी मुलाजमीन इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस मामले की तहकीकात की जानी चाहिए और महकमा एंटी करप्शन को चाहिए कि इस हवाले से जो तहरीरी तौर पर और ख़ास तौर पर देखें जो सर्विसेज हॉस्पिटल के एमएस की जानिब से कहा गया है, ये बिल ऐसा मामला है कि जिस पर इंतहाई आला सतही तौर पर तहकीकात करने की ज़रूरत है कि उन्होंने रिटर्न में दे दिया कि ये कौन मतलब तरीका है कि एक मामलात हो गए, रिक्रूटमेंट के मामलात फाइनलाइज हो गए, तो आप उसके बावजूद भी इस तरह के जो है मेडिकल सर्टिफिकेट से या मेडिकल के लिए आप उनको लिख रहे हैं। तो बहरहाल इस मामले की तहकीकात करने की ज़रूरत है और ऐसे जो अफसरान हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे ख्याल से उनको मुलाजमत करने का मज़ीद कोई जो है वो अख्तियार नहीं होना चाहिए, कोई उनका हक नहीं बनता अब, अगर इन पे बात ये साबित हो जाती है तो। जी, मुमताज़ बंगिश पेशावर से हमारे साथ हैं बतौर पैनलिस्ट। मुमताज़ साहब, आप बताएं कि भर्तियों से पहले असामियों की तादाद, उम्मीदवारों की उम्र, मेरिट, तैनाती की ज़रूरत चेक करने का पूरा निज़ाम मौजूद है, तो फिर ये कैसे हुआ? बतौर एक्सपर्ट आप कैसे देखते हैं? और जो हमारे रिपोर्टर हैं कासिम खान, उन्होंने भी बताया कि 7 लाख फ़ी असामी का रेट भी था, तो ये मतलब एजुकेशन के अंदर भी इस लेवल की करप्शन? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। कासिम खान की स्टोरी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने तो सुनी तो वाकई मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लगी कि मैं भी काफ़ी अरसे से एजुकेशन बीट करता आ रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसे नहीं देखा कि एब्रप्टली एक ही वन गो में मतलब 700 असामियाँ पे मतलब हों, 380 के करीब असामियाँ, और उससे 700 बना दिया गया, और वो भी सिर्फ एक ज़िले में, और ज़िला भी कोरंगी जैसा अहम ज़िला। तो ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन ये कहना कि जो वहाँ के वज़ीर तालीम हैं वो काफ़ी ऑनेस्ट हैं और वो इस किस्म के मामलात में वो नहीं हो सकते, या सेक्रेटरी जो हैं वो ऑनेस्ट हैं, तो ठीक है वो होंगे, ऑनेस्ट होंगे। लेकिन मसला जो सबसे बड़ा वो ये है, वो जो मेरे जहन में सवाल उठता है वो ये है कि मेरे इल्म के मुताबिक सिंध में बाकायदा तौर पर एक DRC बनती है जो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी होती है, और उसकी बाकायदा उस लिस्ट की मंजूरी देते हैं वज़ीर आला। तो उसमें भी रद्दबदल किया गया है, उसमें जो लोग हैं उसमें इधर उधर के शामिल किए गए हैं। तो अगर ये DAO बेशक इन्फ्लुएंशियल हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं, लेकिन ये कैसे कर सकते हैं कि वो सेक्रेटरी और या फिर वज़ीर की मर्ज़ी के बगैर उस लिस्ट में तब्दीली करके अपनी DRC बनाएं और फिर उनके ज़रिए इतने बड़ी तादाद में जो असामियाँ मौजूद ही नहीं है उसके अगेंस्ट ये भर्तियाँ करें। एक बात। दूसरी बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर जब ये भर्तियाँ हो रही थी तो कहा यह जा रहा है कि उसका इश्तिहार भी दिया गया, लेकिन इश्तिहार जो था वो ऐसे अखबारात में वो ये लोग दे देते हैं कि वो छोटे अखबारात होते हैं और फिर वो लोगों की नज़रों से नहीं गुजरते। लेकिन अगर बड़े अखबारात में इसका इश्तिहार दिया गया है तो क्या उस वक्त भी महकमा तालीम के आला अफसरान को ये होश नहीं आया कि 700 असामियाँ एक ही ज़िले में ये कैसे होती हैं, और फिर उसके अगेंस्ट जो रिक्रूटमेंट होती है वो फिर, और इसमें फिर एक और चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें ये भी है कि कोरंगी के अलावा दीगर अजला के लोग जो हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। और ये प्ली जो है ये अपनाया है वहाँ के एक वकील ने, जिसने कोर्ट में ये मामला वो लेके गए हैं और बाकायदा तौर पे सेक्रेटरी तालीम को कानूनी नोटिस भी जारी किया गया है, और उस नोटिस भी ये कहा गया है कि ये जो भर्तियाँ ये इसलिए मनसूख की जाएँ कि इसमें डोमिसाइल का वो भी ख्याल भी नहीं रखा गया, बल्कि बाज़ ऐसे लोगों को भी भर्ती किया गया कि जो दोहरे डोमिसाइल वो बना के उन्होंने ख़ुद को इसके लिए अहल साबित करने की कोशिश की है। तो इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए थी, अगरचे लीगल नोटिस में 7 दिन का मोहलत उसकी दी गई है, लेकिन चाहिए था कि सेक्रेटरी बजाते खुद इसमें कार्रवाई करते और ख़ुद ही इसकी इंक्वायरी करते, क्योंकि बहुत छोटी बात नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तकरीबन 350 से भी ज़्यादा असामियों पर अपनी मर्ज़ी से भर्तियाँ कैसे कर सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं है। इसमें ज़ाहिर है अगर किसी वज़ीर या किसी सेक्रेटरी की उनको हिमायत हासिल ना हो तो किसी न किसी की आशीर्वाद तो ज़रूर हासिल है। तो इतने बड़े पैन, और फिर दूसरी बात यह है कि वहाँ पे भी असातिज़ा तंजीमें होंगी, वहाँ पे भी एजुकेशन की तंजीमें होंगी, वहाँ पे क्लर्क तंजीमें होंगी, दीगर तंजीमें होंगी, तो ये सारे इस पर खामोश क्यों हैं? एक वकील जब अदालत में कानूनी नोटिस देता है सेक्रेटरी को, तो क्या वो तंजीमें ख़ुद भी उसकी बेनिफिशरी हैं या उनको ये पता नहीं है?
इतना बड़ा स्कैंडल जब आता है तो जाहिर है ये इस पर खामोशी और फिर एक हुकूमत की हुकूमत को इससे बिल्कुल माइनस करना मेरे ख्याल में ये दुरुस्त कदम इसलिए नहीं है कि जिस तरह कासिम खान ने कहा कि मज़कूरा जो DO है वो मुख्तलिफ़ किस्म की दीगर इर्रेगुलरिटीज़ जितनी भी हुई हैं उसमें भी वो मुलविस पाए गए हैं। तो अगर इस तरह से है तो फिर कुरंगी जैसे डिस्ट्रिक्ट में उसकी तैनाती और फिर उनको इतना इख्तियार देना कि वो 380 के लगभग रिक्रूटमेंट की जगह 700 असामियों पर क्लास 4 के मुलाजिमीन भर्ती करे, ये मेरा ख्याल है वो कान खड़े करने वाली बात है। और ये जब हर जगह पे ये बात वहाँ पहुँचती है तो ये हैरत इस बात पे होती है कि ये बात सेक्रेटरी तालीम को या फिर जो वज़ीर हैं, वज़ीर तालीम हैं, उनकी नज़रों से अब तक ये ओझल क्यों हैं और उसके ख़िलाफ़ कोई मौसर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि उस पर हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी की बजाय अगर मुंतखब हुकूमत इस पर कार्रवाई कर ले, बल्कि इस पर मेरा ख्याल है चीफ मिनिस्टर का काम है कि वो इस पर वो कर ले कि एक ज़िले में ये कैसे हो सकता है कि इतने बड़ी तादाद में लोगों को भर्तियाँ कर लें और उनको कान खबर ही ना हो। बिल्कुल सही बात है। नाजरीन, ज़िला के महकमा तालीम में भर्तियों के मामले पर संगीन सवालात ज़रूर उठ रहे हैं, लेकिन हतमी ज़िम्मेदारी तहकीकात और शवाहिद की बुनियाद पर ही तय होगी। अब देखना यह है कि महकमा तालीम इन शिकायत का नोटिस लेता है, रिकॉर्ड की मुकम्मल जांच होती है और ज़िम्मेदारों का तयन किया जाता है, या फिर यह मामला भी फाइलों के बोझ तले दब जाता है। अब वक्त हुआ है प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक का। मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने कराची के ज़िला कुरंगी के महकमा तालीम में मुबैना बेज़ाब्तगियों और भर्तियों के मामले पर बात की। मेरे साथ जायद खोकर और मुमताज़ बंगिश मौजूद थे। अब रुख करते हैं एक ऐसे मसले की तरफ जिसका ताल्लुक सिर्फ ज़मीन से नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ से है। पाकिस्तान में शहरों का फैलाव तेज़ी से ज़री ज़मीन को निगल रहा है। दस्तयाब एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2005 से 2022 के दौरान इस्लामाबाद के शहरी फैलाव में 104% इजाफा हुआ, क्वेटा 72%, लाहौर 59%, जबकि कराची और पेशावर में 43% फैलाव रिकॉर्ड किया गया। यानी शहर बढ़ रहे हैं, हाउसिंग स्कीमें फैल रही हैं, मज़ाफ़ाती इलाके तब्दील हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस तरक्की की कीमत कौन अदा कर रहा है। और अगर ज़रखेज़ ज़री ज़मीनें रिहायशी इलाकों में तब्दील होती रहीं तो आने वाले बरसों में खुराक की ज़रूरियात पूरा करना कितना मुश्किल हो सकता है। लाहौर से हमारे नुमाइंदा नवाज संगरा की में सामने आने वाले एदाद-ओ-शुमार इसी खतरे की निशानदही कर रहे हैं। नवाज संगरा, वेलकम। नवाज, सबसे पहले ये बताइए कि पाकिस्तान में शहरी फैलाव की रफ्तार इतनी तेज़ क्यों हुई? जैसा कि आपने कहा है कि शहरी जो है ग्रोथ उसमें जो है वो इजाफा हो रहा है, उसकी बड़ी वजह यह है कि जब वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं होगी, जब देहातों में आप लोगों को हेल्थ एजुकेशन का सिस्टम, रोज़गार की सहूलत जो है वो नहीं देंगे, तो अल्टीमेटली उसके जवाब में शहरों की तरफ फैलाव आएगा, बड़े शहरों पर जो है वो दबाव बढ़ेगा। इस हवाले से ये जो एक रिपोर्ट तैयार की गई है ये बड़ी जामे और बड़ी मौसर रिपोर्ट है और इसमें बहुत सारे मसाइल जो हैं अर्बनाइजेशन के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से, उन मसाइल की निशानदेही की गई और साथ ये भी कहा गया है कि इस हवाले से जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी दी गई हैं कि हम इन मसाइल पर जो है वो कैसे काबू पा सकते हैं। अगर इनिशियली हम बात करें इस रिपोर्ट में तो ये कहा गया कि इस्लामाबाद जो है इसमें जो शहरी फैलाव है, जो बिल्डअप लैंड है उसमें 104% जो है वो इजाफा हुआ है, पेशावर में 43% इजाफा हुआ है, कराची जो है उसमें भी 43% इजाफा हुआ है, क्वेटा में ये 72% जो है वो इजाफा हुआ है, जबकि लाहौर में 59% ये जो शहरी फैलाव है इसमें गुज़श्ता 2 दहाइयों में जो है वो इजाफा हुआ है। उसमें यह भी निशानदेही की गई है कि ये जो शहरी फैलाव है इसमें एक तो आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। आपकी जो ज़रख़ेज़ ज़मीनें थी, ख़ासकर जो पेरी अर्बन लैंड्स थी, जो शहरों के करीब ज़मीनें थी, वो सारी की सारी जो है वो अर्बन में कन्वर्ट हुई हैं, वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो बनना शुरू हुई हैं। अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में जो मारगला हिल्स और मरी की साइड की तरफ आप जाएं तो वहाँ पर जो है वो काश्तकारी होती थी, वहाँ पर एग्रीकल्चर होती थी, लेकिन वो ख़त्म होकर अब वहाँ पर जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनना शुरू हो गई हैं। इस हवाले से ये भी निशानदेही की गई है कि इदारे मौजूद हैं, हर सूबे में इदारे मौजूद हैं, हर बड़े शहर में मौजूद हैं। जिस तरह इस्लामाबाद में जो है वो CDA है, इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, उसके अलावा इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, इनकी ये जो है वो ज़िम्मेदारी बनती थी कि ये इन चीज़ों को देखे कि कैसे एग्रीकल्चर लैंड्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रही हैं। और जब एग्रीकल्चर लैंड्स कन्वर्ट हुई हैं तो नतीजतन आपने देखा कि आज हमारे यहाँ जो फूड सिक्योरिटी का मसला है वो जन्म ले रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह
जो है वो आज गंदम का बहरान जो है वो सामने है। अभी 3-4 माह गंदम की फसल आए हुए हैं और हमें आज भी जो है वो गंदम बैरून ममालिक से जो है वो 10 लाख टन इंपोर्ट करनी पड़ रही है। आपका लाहौर में रोटी जो है वो 20 रुपए को पहुंच चुकी है। आपकी गंदम जो है वो 4700 पर मन तक जो है वो जा चुकी है। आटे का रेट जो है वो बढ़ चुका है। तो इन सारी सूरत हाल में अगर हमारी ये एग्रीकल्चर जो लैंड्स हैं, जो हमारी बहुत कीमती ज़मीनें थी, अगर ये कन्वर्ट ना होती एग्रीकल्चर, आप देखिए कि एग्रीकल्चर लैंड्स जो अभी चल रही हैं वो बच गई। उसमें भी एक चीज़ की निशानदेही की गई है कि ये जो ज़मीनें हैं, जो ज़्यादा ज़रखेज़ ज़मीनें थी वहाँ पर तो हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी गई हैं। अब जो कम ज़रखेज़ ज़मीनें हैं वहाँ पर जो यील्ड है वो कम आ रही है, प्रोडक्टिविटी वहाँ पर कम है और नतीजतन जो है वो हमारी जो फूड सिक्योरिटी का मसला है वो हल नहीं हो रहा। दूसरी जानिब हमारी जो ज़रखेज़ ज़मीनें उनमें गुज़श्ता चंद सालों में जो है वो 48 लाख एकड़ जो है वो उसमें इजाफा भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद इतनी ज़्यादा ज़मीन बढ़ी है, उसके बावजूद हम जो है वो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत जो है वो पूरी नहीं कर रहे और हमें कभी जो है वो चीनी बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, कभी गंदम जो है वो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो इस तरह मसाइल जो हैं वो बेतहाशा है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम लाहौर को देखें तो लाहौर का जो फैलाव है, जिसको बागों का शहर कहा जाता था, उसका फैलाव जो है उसमें भी 59% जो है वो इजाफा हो गया 1998 से 2021 के दौरान। और इसके कई मास्टर प्लान जो हैं वो भी बने हैं, लेकिन उन मास्टर प्लान पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब पंजाब हुकूमत जो है उस कैबिनेट की जानिब से 2050 का मास्टर प्लान जो है उसकी मंजूरी जो है वो दी जा चुकी है। कई इदारे मौजूद हैं, LDA मौजूद है, फाटा मौजूद है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन मौजूद है। लाहौर रिंग रोड जो है वो बनाया गया था ताकि आबादी जो है उसको बाहर फैलाने की बजाय रिंग रोड के अतराफ में आबादी को जो है वो मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो बढ़ाया जाए, जो कंस्ट्रक्शंस हैं, जो सोसाइटीज़ हैं। लेकिन उसके बावजूद ये सारा कुछ नहीं हो सका। आप एयरपोर्ट साइड पर निकलें, आप रायवन रोड पर निकलें, आप लाहौर जो है ये कसूर और इधर दूसरी साइड पर जो है वो शेखुपुरा तक जो है वो फैल गया है। तमाम जो यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड्स थी वो बिल्डिंग्स में तामीर हो गई हैं, वो हाउसिंग सोसाइटीज़ में कन्वर्ट हो गई हैं और वहाँ पर दूसरी जानिब फूड सिक्योरिटी का मसला जन्म ले रहा है। इससे इन हालात में जो रिपोर्ट अभी सामने आई है, ये रिपोर्ट बहुत अच्छी सामने आई है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पेशल इनिशिएटिव एंड डेवलपमेंट की जानिब से तैयार की गई है। इसमें यह कहा गया है कि अगर आपने इन मसाइल की जानिब जो है वो तवज्जो ना की, इन मसाइल पर जो है वो काबू ना पाया, तो आने वाले दिनों में एक तो अर्बनाइजेशन का जो मामला, जो मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, बड़े शहरों पर आबादी का दबाव बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ पर रिसोर्सेज के कमी जो है वो हो जाएगी। और दूसरी जानिब जो फूड सिक्योरिटी का इशू है ये जन्म लेगा। फूड सिक्योरिटी के बेतहाशा मसाइल जो हैं वो पाकिस्तान में हो सकते हैं। रिकमेंडेशंस काफ़ी अच्छी दी गई हैं। उसमें यह भी कहा गया है कि जो वफाकी हुकूमत है उसको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, सूबाई हुकूमत को भी किरदार अदा करना चाहिए और नीचे इजला और तहसील की सतह पर जो है वहाँ पर भी जो है वो बहुत बेताशा काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर हम मौजूदा सिचुएशन को देखें तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो नए सूबों की बात भी चल रही है और अगर पाकिस्तान में नए सूबे बनते हैं तो इसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि जब बड़े सूबे आप देख लें कि लाहौर में बैठ के राजनपुर, DG खान या अटक चकवाल की तरफ जाना जो है वो मुश्किल था। अगर छोटे सूबे बनते हैं तो शायद ये जो सर्विस डिलीवरी के मामलात हैं इनमें बेहतरी आ सकती है और ये जो माइग्रेशन का एक कंसेप्ट है कि लोग देहातों से उठ कर जो है वो बड़े शहरों की तरफ आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर उनको रोज़गार मिल रहा है, उनको तालीम मिल रही है, उनको जो है वो सेहत मिल रही है। तो अगर ये छोटे सूबे बनते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनते हैं तो ये भी दबाव जो है वो कम हो सकता है और लोगों की जो मुश्किलात हैं उसमें कमी हो सकती है। अब ये रिपोर्ट जो है इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी निशानदेही की गई है कि आबादी। नवाज़ ये बताइए कि अगर इस रिपोर्ट को आपने ज़ाहिर है जिस तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं कि शहरों के हिसाब से तो आप बता रहे हैं, क्या सूबों के लिहाज से भी आप बता सकते हैं कि किस सूबे में सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुई है? और ज़ाहिर इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ फूड सिक्योरिटी के ऊपर पड़ेगा पाकिस्तान की, बल्कि जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो भी उसकी जो हद है वो बहुत नीचे चलती जा रही है, उससे भी बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है और शहर बढ़ रहे हैं, देहात कम हो रहे हैं, ज़राअत कम हो रही है, तो इसका पाकिस्तानी मईशत के ऊपर भी बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। तो इस रिपोर्ट में सूबा वाइज क्या डिटेल्स आई हैं? सूबा वाइज ये कहा गया कि सबसे ज़्यादा जो अर्बनाइजेशन हो रही है वो सबसे ज़्यादा कराची में हो रही है। जो अंदरून सिंध के लोग हैं उनको वसाइल की कमी का सामना है और वो लोग जो है वो कराची की तरफ जो है वो रुख कर रहे हैं। और दूसरे जो सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने माइग्रेशन की है वो कराची में की है और जो सबसे कम की है वो पेशावर की तरफ कम की है। लेकिन वहाँ पर भी हुई है, लाहौर में भी हुई है, क्वेटा में भी हुई है, इस्लामाबाद में भी हुई है, हर जगह पे हुई है। उसके बावजूद वहाँ की जो हुकूमतें हैं वो प्रॉपर मुनज़्ज़म जो है वो काम नहीं कर सकी। लेकिन मैंने आपको बता रही है कि अर्बनाइजेशन हुई है।
ये सबको पता है कि अर्बनाइजेशन हुई है, इश्यूज़ बढ़े हैं, इन इश्यूज़ को टैकल कैसे करना है। हर दौर में ये रिपोर्टें बनती हैं, स्टडीज़ होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो इन रिपोर्ट्स और इन स्टडीज़ पर जो है वो अमल दरामद नहीं होता। अगर आज ये इश्यूज़ बढ़े हैं तो ये कोई एक दिन में या एक साल में नहीं बढ़े, ये पीछे पाकिस्तान की हिस्टोरिकली जो है वो चीज़ें फेज़ बाई फेज़ जो है वो होती रही हैं। अगर इब्तदा में ही इन इशूज़ पर जो है वो काबू पा लिया जाता, छोटे शहरों में तालीम का, सेहत का अच्छा निज़ाम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता, तो आज ये बड़े शहरों पे जो एक दबाव बढ़ रहा है, जो मसाइल बढ़ रहे हैं, बड़े शहरों में ग़िज़ाई जो किल्लत है उसके मसाइल जो है वो सामने आ रहे हैं। अगर ये चीज़ें इब्तदा में कर ली जाती तो आज ये चीज़ें जो है मसाइल है ये जन्म ना लेते, लेकिन हुकूमत जो है ये स्टडी तो करवा देती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नवाज़, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बड़ा शॉकिंग और अहम तरीन मामला है। नाज़रीन, शहर का फैलाव तरक्की की अलामत हो सकता है, लेकिन अगर ये फैलाव ज़री ज़मीन की कीमत पर हो तो फिर ये सिर्फ शहरी मनसूबाबंदी का मसला नहीं रहता, ये कौमी ग़िज़ाई सलामती का मसला बन जाता है। मुमताज़ बंगिश, आपसे जानना चाहूँगा, क्या पाकिस्तान में हाउसिंग और शहरी तौसीक़ की मनसूबाबंदी ज़री ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ को नज़रअंदाज करके की जा रही है? जी बिल्कुल, असल में मसला ये है कि मसला सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी या फूड सिक्योरिटी का नहीं है। नवाज सांगरा ने रिपोर्ट की बात की कि बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, वाकई बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, लेकिन मेरी नज़र से एक प्लानिंग कमीशन की एक रिपोर्ट गुजरी है 2026 में मुरतब की गई है। वो रिपोर्ट पढ़ के मैं हैरान रह गया और मुझे अफसोस भी हुआ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि जो जिसको आगे तरक्की करनी चाहिए और वो उसी किस्म की रिपोर्ट बन रहे हैं जो 80s में और 90s में बना करते थे। अब वो ज़माना नहीं रहा। हम सिर्फ इस पे रिलाई नहीं कर सकते कि फ़लाँ एक कमीशन या फ़लाँ डिपार्टमेंट या फ़लाँ मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट बना दी है और बस हमारे मसाइल हल हो गए। आपको ये जानकर हैरत होगी कि प्लानिंग कमीशन की इस रिपोर्ट में जो अदाद शुमार दी गए हैं और उसमें जो खामियां हैं उसको देखते हुए आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मसाइल हमारे हल होने वाली नहीं है। मिसाल के तौर पे जो इस रिपोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ तो इसमें शहरों की आबादी दी गई है, तो इवन शहरों की आबादी 2023 के हिसाब से दी गई है। अब अगर 2023 का डेटा इस्तेमाल करके वो हमें सिफारिशात मुरतब करते देते हैं तो ये बड़ी तशवीश की बात है और हमारे लिए ये अलमी से कम नहीं है। मैं एक मिसाल दूँ, पेशावर की आबादी इस रिपोर्ट में प्लानिंग कमीशन की जो रिपोर्ट है 50 सफ़ों से ज़्यादा की रिपोर्ट बनाई गई है और उसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट शामिल होंगे, बड़े बड़े रिसर्च ऑफिसर शामिल होंगे। उसमें 2023 की जो आबादी उसने बताई है वो 19 लाख बताई है। पहले तो मुझे उस पर एतराज़ है। फिर उसमें यह है कि 2026 में जो पेशावर की सिर्फ मेट्रोपॉलिटन की जो सिर्फ आबादी है वो 26 लाख है। अगर 26 लाख सिर्फ मेट्रोपॉलिटन की आबादी है तो पूरी डिस्ट्रिक्ट की आबादी का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। ये मैं सिर्फ पेशावर की बात नहीं कर रहा, एग्जैक्टली यही सूरत हाल कराची में भी है। तो अगर 2023 के आबादी पे रिलाय करके वो ये रिपोर्ट मुरतब करते हैं तो ये लोगों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि मैं एक रिपोर्ट मुरतब कर दूंगा और मैं सिफारिशात इस पर वो कर दूंगा कि ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये डिस्ट्रिक्ट कर ले और ये कर ले। मैं आराम से प्लानिंग कमीशन में या किसी और डिपार्टमेंट या किसी मिनिस्ट्री में बैठ के वो कर लूँगा कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है। अब जो है हाउसिंग सोसाइटीज़ कम होंगी, अब फूड सिक्योरिटी का मसला हल होगा। ये ऐसे नहीं होता। हर सूबे में जो डेवलपमेंट के अथॉरिटीज़ हैं वो कायम है, बल्कि हर सूबे में नहीं बल्कि हर शहर में ये कायम है और उनका काम यही है कि वो जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी हैं उनको NOC जारी कर ले। NOC के बाद फिर वो ये फैसला होता है कि क्या यहाँ पे मतलब आबादियाँ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मसला ये है कि पाकिस्तान में कोई भी हाउसिंग अथॉरिटी दूसरे इदारों के साथ उसकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। मिसाल के तौर पर सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन इनको होना चाहिए इनकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। इनके उसमें रिपोर्ट में ये जिक्र तो है, लेकिन कभी आपने नहीं देखा, इवन इस्लामाबाद में आपने नहीं देखा होगा कि एग्रीकल्चर के लोगों से वो ये कंसल्ट कर ले कि यहाँ पे हम एक सोसाइटी को NOC दे रहे हैं तो इससे हमारे क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। तो बाकी शहरों की तो बात ही कुछ और है। यहाँ पे तो अर्बनाइजेशन होती है। खोकर से हम सवाल करते हैं इस इशू के ऊपर। जाहिद, क्या ज़मीन के इस्तेमाल के कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद और ज़री ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलग पॉलिसी फ्रेमवर्क ज़रूरी नहीं है? क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है वो तो पूरे मुल्क में कह रहे अर्बनाइजेशन हो रही है, तो फूड सिक्योरिटी का मसला आगे हो सकता है पाकिस्तान के लिए।
जी बिल्कुल, इस बहुत ही एक अच्छी रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट की रोशनी में हमें अपने तयन करना होगा, मुख्तलिफ कानून साजी करनी होगी। इस पर हम बात करते हैं। देखें, जो संगरा साहब ने बात की, इस रिपोर्ट में मुझे नहीं लगता कि कहीं भी इस तरह का लिखा हुआ हो कि अगर आप सूबे बनाएंगे तो आपकी अर्बनाइजेशन कम होगी। कतई तौर पे नहीं, इस बात पे मुझे इख्तलाफ है। दूसरी बात यह है कि देखें, शहरों के अंदर ये अर्बनाइजेशन होती है, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में होती है। ऐसा नहीं कि कई ऐसे ममालिक हैं जिनकी आबादी 2 करोड़ से ज़ायद है, तो क्या वहाँ पर भी कोई इस तरह से बात हो सकती है कि आप उस शहर को सूबे का दर्जा दे दें? दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो कराची के अंदर जितनी आमद है वो सिर्फ, देखें, सिंध का तो अपना शहर है, लोग आएंगे गाँव से, देहात से, मगर पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। तो क्या अगर सूबा कहीं बनाएंगे आप, तो क्या किसी को आने पर आप पाबंदी लगा देंगे? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। हमें इस तरह से इक़दाम करने चाहिए कि जिस तरह से ज़मीन है, ज़राअत है, उसकी ज़मीन को बेहतर करने की ज़रूरत है। देखिए, पूरे पाकिस्तान के जितने शहर हैं, मैं आपको बता दूं कि जैसे एक सर्वे आए थे, एक रिपोर्ट आई थी इस हवाले से वर्ल्ड बैंक की जानिब से, जिसमें कहा गया कि कोई 39% जो आबादी है वो शहरों के अंदर रहती है। उसके बाद एक सर्वे आई है जिसमें बताया गया है कि तकरीबन 88% सर्वे के मुताबिक कि 88% आबादी जो है वो शहरों में इस वक्त रह रही है। और हाल ही में एक जो आलमी जरीदा है सस्टेनेबिलिटी, उनकी जानिब से एक रिपोर्ट भी दी गई थी और उसमें भी काफ़ी होशरबा इंकशाफात सामने आए हैं कि पाकिस्तान के अंदर ग़िज़ाई किल्लत के किस तरह से मामला हो रहे हैं। आपको पता है कि 63% आवाम जो है, तकरीबन 16 करोड़ पाकिस्तान का आवाम ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है या ग़िज़ाई किल्लत के मसाइल को फेस कर रहा है। अब आप बात करें कि मिसाल के तौर पे पूरे हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि जिस तरह से मुल्तान में भी अर्बनाइजेशन जिस तरह से तेज़ी से जारी है, बड़ी बड़ी मेगा हाउसिंग सोसाइटीज़ आ रही हैं। 9,000 एकड़ ज़मीन पर आप सोसाइटीज़ बनाएंगे तो फिर उस शहर की क्या हालत होगी। इसी तरह से ही लाहौर, जिस तरह से संगरा साहब ने बताया कि आप दरख्तों का शहर, बागात का शहर बता दें। इसी तरह से अगर हम इस्लामाबाद की बात करेंगे, देखें, बड़े जो वहाँ पर मरगला हिल्स हों, जहाँ पर आपको मरी के रास्ते पे जाते हैं, हर जगह पे आप देखेंगे कि जो इस तरह की सोसाइटीज़ बन रही हैं। हम कराची की बात करें, देखिए, कराची के अंदर भी पाकिस्तान बनने से पहले कई गांव देहात इसी तरह से होते थे, फार्म होते थे, ज़री ज़मीनें होती थी। इवन कुछ अरसा 10-20 साल पहले भी हमारे पास कराची के अंदर मुख्तलिफ कुरंगी बाग होता था, जो है जाफ़र बाग होता था, गडर बगीचा होता था। मलीर के अंदर आपकी जो ज़री ज़मीनें आबाद होती थी, उनका सत्यानाश बेड़ागर्क किस लिए किया गया कि एक मेगा रिहायशी मंसूबा शुरू किया गया। ये तो शुक्र खुदा का कि उस मंसूबे के खिलाफ की जानिब से तहकीकात शुरू की गई है। अरबों रुपए और खुराक भी, तरक्की भी जरूरी है, लेकिन ऐसी तरक्की जो आने वाली नस्लों के लिए ज़रख़ेज़ ज़मीन ही ख़त्म कर दे, उसके नतायज पर आज ही हमें सोचना होगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक और ब्रेक का। मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने कराची के ज़िला कुरंगी में महकमा तालीम की मुबैना बेज़ाब्तगियों और ज़रूरत से ज़्यादा भर्तियों पर बात की। दूसरे हिस्से में पाकिस्तान के शहरों के बेहंगम फैलाव और ज़री ज़मीन को लाहक खतरात का जायज़ा लिया। इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ जाहिद खोकर और मुमताज़ बंगिश मौजूद थे। अब आखिर में रुख करते हैं क्वेटा का, जहाँ मामला एक बार फिर अवामी वसाइल और कौमी ख़जाने का है। आपाशी बलोचिस्तान की कीमती सरकारी गाड़ियों और भारी मशीनरी को मुबैना तौर पर इंतहाई कम कीमत पर नीलाम किए जाने के मामले पर एंटी करप्शन बलोचिस्तान ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक अफसर गिरफ्तार है, जबकि मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। तहकीकात में यह देखा जा रहा है कि सरकारी असासों की असल मालियत क्या थी, इनकी कीमत किस बुनियाद पर मुकर्रर की गई, नीलामी का अमल कैसे हुआ और कामयाब बोली दहिंदगान कौन थे। सबसे अहम सवाल यह है कि अगर सरकारी असासे वाकई असल कीमत से कम कीमत पर फरोख्त हुए तो कौमी खजाने को कितना नुकसान पहुंचा और फ़ायदा किसको हुआ। इस खबर की तफसीलात जानने के लिए ब्यूरो चीफ न्यूज़ क्वेटा खलील अहमद हमारे साथ हैं। खलील अहमद, ये बताइए कि सरकारी गाड़ियों और भारी मशीनरी की नीलामी में ऐसी क्या बेज़ाब्तगी सामने आई है कि एंटी करप्शन को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी करना पड़ी, और ये कितनी बड़ी बेज़ाब्तगी है? जी हाँ, बिल्कुल। बलूचिस्तान में जो है करप्शन की इतनी बड़ी बड़ी कहानियां हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये जो आज सूबे के हालात इस नहज पे पहुंचे हैं, उसमें भी इस करप्शन का बहुत बड़ा हाथ है। अब जो कहानी सामने आई है वो महकमा आपाशी
हिंदुस्तान में जो है ना उनकी गाड़ियां और जो मशीनरी है, उसके अलावा दीगर सामान है, उनको नीलाम किया गया और तकरीबन मुबैना तौर पे 100 करोड़ रुपए की बदआनुमानी सामने आई है कि लैंड क्रूजर गाड़ियां, ट्रक्स, वाटर टैंकर, भारी मशीनरी जिसमें डोजर, बुलडोजर, एक्सीक्यूटर, क्या कुछ नहीं था कि कुछ लोगों ने जो है वो इस सब कहानी के पीछे कुछ लोग हैं जिन्होंने जो है गैर कानूनी तौर पे ये नीलामी की। और मैं आपको बताऊं कि जो चीफ इंजीनियर इरिगेशन है उन्होंने बाकायदा तौर पर रिटर्न में एक दरख्वास्त दी थी, एक लेटर लिखा था कि ये तमाम जो इससे ऐसी गाड़ियां हैं जो कि रोड पे चल रही हैं और बिल्कुल अच्छी हालत में, इनको ना बेचा जाए, लेकिन उनकी भी इस लेटर को कोई अहमियत ना दी गई। और जो डीजी थे जो कि आपसी के वो और उनके कुछ साथी उन्होंने मिलकर जो है वो तकरीबन 100 करोड़ रुपए के जो है वो मुबैना करप्शन किया। और कम अज कम भी अगर इसका वैल्यू करें तो 70 से 700 मिलियन जो है वो तकरीबन जो है वो कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। आप विजुअल्स देख रहे हैं, इसमें मतलब आप अंदाजा करें कि एक 2002 मॉडल की लैंड क्रूजर जो है वो सिर्फ 2,80,000 में जो है वो दी गई है अपने मनपसंद ठेकेदार को। ठेकेदार एक ही था जिसने सारा ये गेम किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो नीलामी का टेंडर था वो डमी अखबारों में दिया गया था, छोटे अखबार में, और इंतहाई मुबहम था, ना बताया गया था कि उसमें क्या चीजें जो है वो नीलाम की जा रही है, कब की जा रही है। और फिर वो जिस दिन नीलामी होनी थी उस दिन छुट्टी थी। जब वो जो दीगर ठेकेदार थे, जब उन्होंने उनसे राब्ता किया तो उन्होंने उनका ये कहना था कि जी ये तो गलत हो गया, चले छुट्टी का दिन भी आ रहा है तो हम ये नीलामी नहीं करते हैं, इसको चंद दिन के लिए मौखिर कर देते हैं। लेकिन उनकी इस कहानी के पीछे जो है बहुत बड़ी करप्शन छिपी हुई थी। इन्होंने ये नीलामी की और इतनी बड़ी मतलब नीलामी की आप अंदाजा करें, एक मर्सिडीज मोबाइल वैन जो है वो तकरीबन जिसकी कीमत, जिसमें एक ऐसा आला लगा हुआ था जो जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए थी और वो जमीन पानी की निशानदेही करता था और एक बार भी इस्तेमाल नहीं हुआ था, वो भी जो है इस नीलामी की नजर हो गया। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि बड़े बड़े ट्रॉलर थे, इसके अलावा वाटर टैंकर थे और एक इंतहाई जो वाटर टैंकर ड्राइवर चलाता था वो बिल्कुल हमें बताया गया हमारे जराए में कि वो रोता हुआ इन लोगों के पास आया, देखते मेरे बच्चों का रिस्क वाबस्ता है, रोटी रोजी वाबस्ता, आप इसको नीलामी ना करें। लेकिन उसकी आंखों की भी वो नहीं की गई और उसको भी नीलाम कर दिया गया। इसके अलावा एक बिल्कुल मोबाइल यूनिट जिसमें ये तमाम की वर्कशॉप मोबाइल वर्कशॉप यूनिट था जहां इन तमाम गाड़ियों की जो है मरम्मत होती थी, उसको भी नीलाम कर दिया गया। और ये सिर्फ कोयटा की नहीं थी, पूरे बलूचिस्तान के जितने डिवीजन थे, चमन, लोधलाई, इसके अलावा पिशीन, कोयटा, लसवेला, डेरा बुट्टी, इन इलाकों से ये तमाम मशीनरी जो है वो जहाँ वो मौजूद थी उनको नीलाम कर दिया गया। और एक मतलब इंतहाई जो कहा जा रहा है कि 2014 या 16 मॉडल की एक लैंड क्रूजर थी जिसको सिर्फ 7 लाख रुपए में जो है नीलाम किया गया। अगर आप उसको स्क्रैप भी करें तो वो 1.5-2 करोड़ रुपए में स्क्रैप होती, लेकिन वो गाड़ी नीलाम कर दी गई और बाद में जो वो डीजी साहब थे उनके नाम ट्रांसफर हो गई। और जो एक इंतहाई अहम बात थी, जिन्होंने ये गाड़ियां खरीदी है उनको ये कहा गया था कि आप ये गाड़ियां कोयटा में बलूचिस्तान में नहीं चलाएंगे बल्कि दीगर थी वो सेल पंजाब और सिटी लेकर वहां चलाए। और इस तरह बंदरबाट की गई कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि मतलब इतनी हैवी मशीनरी मतलब इतनी कम वैल्यू की गई हर गाड़ी, मतलब तीनों ट्रक आप ले रहे हैं जिनकी करोड़ों में मालियत है, 104 लाख रुपए में जो है वो नीलाम किया गया। जो ड्रिल मशीन है जो ड्रिलिंग करती हैं, जो कि इसके अलावा और भी ऐसी मशीनें जो कि जेरे जमीन पानी के तलाश के लिए इस्तेमाल की जाती हैं जिनकी मालियत करोड़ों रुपए में थी, उनको कोड़ियों के मोल नीलाम किया गया। और ये सिर्फ जो है इसमें एक वो सबसे बड़ा इसमें पुरस्कार किरदार है जो कि चिली का है, जो कि सालों से यहाँ पे तैनात था और वो इसको इतने ज्यादा इख्तियार दे दिए गए थे कि वो स्ट्रक्चर भी बन गया था, गेट पासिस भी वो जारी कर रहा था और तमाम मशीनरी भी इसमें नीलाम थी। इसके अलावा भी लोग थे, लाजमी बात है। और जब से नोटिस लिया गया और फिर जो डीजी उस वक्त मौजूद थे उनसे पूछा गया कि आपने ये क्या किया, आप क्यों नीलाम किया, तो उन्होंने किसी लेटर का जवाब नहीं दिया। क्योंकि 2024 फरवरी और अक्टूबर में 2 नीलामियां हुई और उसके बाद 2025 की शुरू में डीजी साहब रिटायर हो गए। अब एंटी करप्शन को अब इतला मिली है और अब इसमें
बड़ी काफी से कार्रवाई तो शुरू की है। अब देखते हैं कि क्या होता है। डिप्टी डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो उसके किरदार थे जिन्होंने इतना बड़ी वारदात की, अब उनका ये भी नहीं पता कि वो पाकिस्तान में मौजूद भी है कि नहीं। और वो सब कुछ जो है ना बेच बात के रफी चक्कर हो गया। कौमी खजानों को एक बहुत बड़ा नुकसान पड़ा। डबल डोर गाड़ियां हमने खलील साहब ये बताइए कि ज़ाहिर एक नाकारा करार दिया गया होगा जो डिपार्टमेंट की तरफ से, आपाशी महकमा आपाशी की तरफ से, तो क्या उन ऑफिसर्स को भी इस तहकीकात में शामिल किया गया है जिन्होंने इस सारी मशीनरी को, गाड़ियों को नाकारा करार दिया? और दूसरा ये बताइए कि वो जो ठेकेदार हैं जो आप कह रहे हैं कि वो गायब हो चुके हैं, वो कौन हैं? क्या उनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन इनके साथ है? और 50 करोड़ से ज़्यादा की मालियत की करप्शन या कुछ इस तरह के इल्ज़ामात सामने हों तो फिर वो मामला नैब के स्पुर्द होता है। तो क्या एंटी करप्शन ने जो मुकदमा दर्ज किया है वो लीगली ठीक है? जी बिल्कुल, ये इसमें बहुत से अफरान मुश्तमिल है, क्योंकि जो मुतल्लिका महकमा है उसमें डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, स्टोर इंचार्ज, वेयर हाउस के इंचार्जेज हैं। इसके अलावा दीगर जो अफसरान है वो इसमें मुलविस थे। लाजमी बात है, एक आदमी का काम तो नहीं था, सब ने मिलकर ही ये सब कुछ किया गया। एंटी करप्शन ने जो अपना इतलामिया जारी किया है उसने कहा कि हम तमाम जो मामला हैं जो उसमें मुलविस है, किन लोगों को ये दिया गया, किस तरह टेंडर किया गया, कौन कौन लोग इसमें मुलविस थे, किसने कंडम सर्टिफिकेट जारी किए, किसने इनकी नीलामी की मंजूरी दी, उसका तमाम डेटा हासिल कर लिया गया है। लेकिन बहुत सारे खास जो है वो नहीं मिल रहा है, उसको छुपा दिया गया है या उसको जाया कर दिया गया है। इस वजह भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तमाम एंटी करप्शन का कहना था कि अब ये जो FIR दर्ज की गई है ये फौजदारी मुकदमे के तहत की गई है ताकि सीधी कार्रवाई और जो लोग हैं वो इसमें मुलविस है उनके खिलाफ कार्रवाई से। हालांकि ये 50 करोड़ से ज्यादा का मामला है, इसको फौरी तौर पर नेट को भेजना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये एंटी करप्शन को और एंटी करप्शन भी उसके हाथ भी बंधे हुए हैं। वो सेक्सी एक्टिविटी के जो है अंदर आती है, वो फिर आगे अगर ये इजाजत देते हैं तो गिरफ्तारियां होती हैं। और फिर आपको पता है कि एंटी करप्शन कितनी बाकर है, कितनी ताकतवर है, ये तो हम सबको ही पता है। और जो लोग इसमें मुलविस हैं, लाजमी बात है वो इंतहाई बाकर लोग हैं, और उन्होंने उनके साथ कौन कौन मिला हुआ था ये तो वक्त आने पे ही पता चलेगा। और एंटी करप्शन का भी कहना है कि बहुत बड़े बड़े लोग इसमें मुलविस हैं और जो हम गिरफ्तारियों की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही अहम इंकशाफात सामने आएंगे। लेकिन इस देसी गंगा में सबने बड़े हाथ धोए हैं। बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां थी जिसमें मैंने बताया कि डबल डोर पिकअप थी, सिंगल डोर पिकअप थी, इसके अलावा लैंड क्रूजर थे, मिस्टरबिशी गाड़ियां थी, अच्छे ट्रक्स थे, इसके अलावा ट्रॉलर थे, वाटर टैंकर थे, ऑयल टैंकर थे। तो वो गाड़ियां जो है वो लाजमी बात है जो मुतल्लिका अफसरान होंगे वो जो है ना उनके पास चली गई होंगी। इसके अलावा डोजर, बुलडोजर, एक्सकीटर और जो रिग मशीनें हैं वो फिर ठेकेदार साहब ने रखी होंगी। ठेकेदार का भी नाम आया है कि वो इसमें मुलविस था और उसकी निशानदेही भी हो गई है कि बड़ी उसकी जो जाती क्रेनें थी उनके जरिए पूरे बलूचिस्तान से ये मशीनरी जो है लोड की गई है और फिर इसके निजी गोदाम में पहुंचा दी गई है। और उसके बाद हर तरफ से क्योंकि इसमें यूनियन इन्वॉल्व हुई, उन्होंने शोर शराबा किया और जो ईमानदार अफसर थे उन तमाम ने जो है अपनी तरफ से अपने आप को बचाने के लिए लेटर लिखे हैं जैसे कि इरिगेशन को मुतल्लिका हुकाम को ये हमसे पीछे बगैर किया गया है। तो इस मामले की जो है वो नजर आ रहा है, ये नहीं पता चल रहा कि इसमें पॉलिटिकल जो पिछले अजवाब के मिनिस्टर्स थे या जो आपसी के वो भी मुलविस हैं नहीं है। ये इसकी भी तहकीकात हो रही है क्योंकि उनकी मंजूरी के बगैर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम एंटी करप्शन ने जो FIR दर्ज की है वो इंतहाई मजबूत है और फौजदारी एक्ट के तहत उसको दर्ज किया गया है। जो अच्छे बहुत शुक्रिया खलील, आपने तफसील के साथ हमें आगाह इस तमाम तर खबर से। ज़ाहिद खोखर, आपने खलील साहब की गुफ्तगू सुनी। एक तो ये चीज़ सामने आई है कि बाअसर लोग हैं, जो ठेकेदार हैं वो राब्ते में नहीं आ रहा, डिप्टी डायरेक्टर गिरफ्तार हो चुका है। बलूचिस्तान में अमन व अमान और महरूमियों की चीज़ों को मद्देनज़र रख कर अगर आप तज्जिया करें कि देखिए 100 करोड़ रुपए के करप्शन के इल्ज़ामात लगे हैं और FIR हुई है और औने पौने दामों जो है वो सरकारी मशीनरी या गाड़ियाँ जो हैं फ़रोख्त की गई हैं। तो क्या ये नैब का केस नहीं बनता और जो एक्टिविटी या कार्रवाई अभी तक की गई है आप उससे सेटिस्फाइड नज़र आते हैं? देखें, हमारे सामने कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो महकमा एंटी करप्शन कोई भी सूबाई, हम ख़ास तौर पर सिंध और बलूचिस्तान की बात करें कि इसको इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि जो असल
मुलजमान हैं उनको बचाया जा सके और ये मुकदमा एंटी करप्शन के हवाले किया जाए। देखिए, एक डिप्टी डायरेक्टर की कोई लेवल नहीं होती है। इस सारे प्रोसेस में जो भी बड़ी लेवल पे अफसरान जो हैं, सेक्रेटरीज हैं, चीफ इंजीनियर्स हैं, या इवन जो वहाँ पर जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो वजीर बशीर भी कोई भी हो, वो भी हो सकते हैं। तो इनकी जो तहकीकात का दायरा है वो वसी करने की ज़रूरत है। इससे ये लग रहा है कि महकमा एंटी करप्शन के ज़रिए एक मुकदमा दर्ज करवा के ये मामला यहाँ तक ही महदूद रखना चाहते हैं, या एक डिप्टी डायरेक्टर की जो है वो बलि चढ़ाना चाहते हैं, बाकी लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। अगर ये मामला नैब के पास जाता तो डेफिनेटली तमाम तो तहकीकात का दायरा वसी होता, जो असल मुलजमान है उन तक मामला पहुँचता। देखिए, रोज़ाना हम बलूचिस्तान के हवाले से खबरें देते हैं और देखते भी आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत नामी कोई चीज़ नहीं है, या वहाँ पर जो लोग बिठाए गए हैं वो उनकी तरजीह जो है सिर्फ और सिर्फ करप्शन है और कोई मामला नहीं है। हमने वज़ीर जो बलूचिस्तान है एज ए वज़ीर सूबाई वज़ीर दाखिला थे तो उनकी कारकर्दगी हमें कुछ नज़र आती थी, मगर जब से वो वज़ीर आला बने हैं तो मुझे नहीं लगता कि बलूचिस्तान के हालात कोई सही हुए हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये एक तो हम बलूचिस्तान के अंदर इतनी करप्शन, बद इंतज़ामी, हुकूमत की कोई रिट हमें नज़र नहीं आती या हुकूमत अपनी रिट बनवाना नहीं चाहती है, तो ये मामला थे। और बलूचिस्तान के अंदर जो ऐसे लोग, हमारे पास कई नाम मौजूद हैं जिनको हमें आगे लाना चाहिए। मुझे तो हैरत होती है कि जो साबिक चेयरमैन सेनेट हैं सादिक संजरानी साहब, वो सूबाई असम्बली मौजूद हैं। तो संजरानी साहब जो हमेशा ईमानदार रहे हैं, कभी भी सेनेट चेयरमैन, एक तो उन्होंने पॉलिटिकल मामला बेहतर तरीके से चलाए, अपोजिशन हो या हुकूमत, जब चेयरमैन होते थे तब भी वो मामला खुशसलूबी से चलाते थे। तो क्या उनकी कोई खिदमत नहीं ली जा सकती हैं? क्या ज़रूरी है कि किसी भी करप्ट ठेकेदार को या करप्ट अफसर है उसको ज़रूरी नहीं कि बचाया जाए? अगर किसी ने करप्शन की है, अगर किसी ने जो है हुकूमत की रिट को चैलेंज किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको याद होगा कि बलूचिस्तान के अंदर जितनी जो जमीन है की हो या वो दीगर, वो खुद नेब जो करप्शन में मुलव्वस है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मुमताज बंगिश साहब की तरफ बढ़ते हैं। मुमताज साहब, अगर सरकारी इदारों में फैसलों का मौसर ऑडिट और निगरानी हो तो क्या ऐसी बेज़ाब्तगियों को इब्तदाई में रोका जा सकता है, और आप क्या समझते हैं कि इसका हल क्या हो सकता है इस तमाम तर सिचुएशन का? दुरुस्त फरमाया आपने। असल में मसला ये होता है कि इस किस्म की निशानदेही तो हो जाती है, लेकिन जहाँ तक क्वेटा की सूरत हाल है उसको देखते हुए मेरा ख्याल है ये चारों सूबों में जो एंटी करप्शन है वो कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ऐसे मामलात पे कि जहाँ तकरीबन 1 अरब रुपए की नीलामी हो और उसमें वो फिर एक शख्स को, और वो भी सिर्फ डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे का शख्स को गिरफ्तार कर लें। और फिर इसमें जो उंगलियां उठती हैं वो ये है कि ये अक्टूबर 2024 की स्टोरी है। ये उस वक्त ये मामलात हुए, और जिस तरह खलील साहब फरमा रहे थे तो ये रिटायर भी हो चुके हैं लोग। तो अगर एक शख्स रिटायर हो चुका हो तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो इस मुल्क के अंदर हो, और या फिर उससे रिकवरी का क्या तरीक़ाकार होगा? पाकिस्तान में तो रिकवरी ऐसी भी मुश्किल है, लेकिन जब एक शख्स पेंशन ले लेता है, सब कुछ वो कर देता है, करप्शन का इर्तिकाब करता है, वो अगर एतराफ़ कर भी ले तो रिकवरी जब नहीं होगा, और फिर अगर रिकवरी हो भी जाए तो 2024 में जो पैसे की वैल्यू थी और 2026 में जो वैल्यू है उसमें तो काफ़ी फ़र्क है। यहाँ पे एक एक्सकेवेटर 10 लाख रुपए में उसकी नीलामी होती है। अब एक्सकेवेटर को अगर 2024 में स्क्रैप में भी ऐसी वज़न के हिसाब से, लोहे के हिसाब से उसको बेचा जाता तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा उसकी वो वैल्यू हो सकती थी। और ये तो कहते हैं कि ज़्यादातर ऐसी मशीनरियाँ थी कि जो फ़ाल थी और उसमें ज़्यादा वो नहीं था। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात यह है कि जब चीफ इंजीनियर ने बाकायदा तौर पर इस केस में एक मुरासला भेजकर इस डिप्टी डायरेक्टर को रोक दिया था, तो ऐसी वो कौन सी ताकत थी कि जिसने उसको इस बात पर उकसाया कि नहीं, आपने हर हाल में, चीफ इंजीनियर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है उसने रोकने के बावजूद आपको वो कर दिया। तीसरी बात यह है कि 70 के करीब ये व्हीकल्स और मशीनरियाँ हैं, सारी मुख्तलिफ डिवीजनों से इकट्ठी करके यहाँ पे नीलाम कर देते हैं सिर्फ एक ही जगह पे, इसलिए कि एक बंदा है वो ये सब कुछ कर सकता है और अपने सर ले सकता है, रेगुलरिटी भी कर सकता है, करप्शन भी कर सकता है, तो उसी ने करना है। तीसरी बात यह है कि ठेकेदारों से ज़्यादा ठेकेदारों पर फोकस किया जा रहा है कि उसको ये मशीनरी दी गई।
बात तो उनसे पूछी जाए कि जिन्होंने ये नीलाम किया है, जिसकी मिल्कियत थी इरिगेशन डिपार्टमेंट की मिल्कियत थी, तो इरिगेशन के अफसरान अभी मौजूद हैं, और जो मौजूद नहीं हैं तो उस वक्त जो अफसरान थे और जिन्होंने इसकी मंजूरी दी, जो इस वक्त बिल्कुल ठीक। मुमताज साहब, आपने ठीक चीज़ पॉइंट आउट की है कि जो ठेकेदार हैं असल तो वो हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। नाज़रीन, आज की तीनों खबरों में मामला मुख्तलिफ, लेकिन सवाल एक ही था, अवाम के वसाइल की हिफाजत कौन करेगा? कराची हो, ज़री ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ हो, या क्वेटा में सरकारी असासे। ज़रूरत सिर्फ दावों की नहीं, शफाफ तहकीकात और अमली एहतसाब की है, क्योंकि खबर सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, खबर ये भी है कि ज़िम्मेदार कौन है और अब क्या होगा। मुझे ज़ायद खोकर और मुमताज़ बंगिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।